नमस्कार। उत्तराखंड ब्यूरो में आज हमारे साथ हैं सुबोध उनियाल, जो राज्य के कृषि मंत्री हैं और कृषि राजनीति इस वक्त केंद्र में है। आइए उनसे बातचीत करेंगे और मेरे साथ चर्चा में जुड़ेंगे मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट, सुनील नवप्रभात, सत्येंद्र बर्थवाल और भारती सकलानी। बहुत स्वागत है उनियाल जी आपका। धन्यवाद आपका। पहला सवाल मेरा यही है कि जो केंद्र में जिस तरीके से केंद्र में मतलब सेंटर जो स्टेज ले लिया इस समय, जो कृषि राजनीति ने ले लिया है, और जिस तरीके से किसान नेता कह रहे हैं कि वो अब चुनाव में सबक सिखाएंगे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि किसानों का प्रभाव तो यहाँ भी है। देखिए, उत्तराखंड राज्य के परिप्रेक्ष्य की जहाँ तक आप बात करेंगे, उत्तराखंड राज्य में लिटरेसी का परसेंटेज भारत के दूसरे राज्यों के मुकाबले काफ़ी अच्छा है। केरला के बाद हम नंबर 2 पे हैं। तो लिटरेट लोगों को गुमराह करना बहुत आसान नहीं होता, और कृषि कानूनों में ये बहुत स्पष्ट है। अगर वन नेशन वन मार्केट करने से कहीं किसान को नुकसान हो रहा है तो उसके लिए खुले मंच पे आके डिबेट करें। आज तक किसान के साथ एक कैपिंग थी कि वो अपने राज्य की सीमाओं से बाहर अपने उत्पाद को नहीं ले जा सकता था। इस कानून में वन नेशन वन मार्केट के कंसेप्ट पे आके और मंडी शुल्क को पूर्णतः खत्म करने के बाद किसान को जिस तरह से मौका दिया गया था, जो शोषण किसान का मंडी शुल्क के नाम पे होता था, और जिस तरह से किसान को अपने राज्य की सीमाओं में बंधा होने के कारण कहीं ना कहीं आड़तियों के मनमाने दाम पे अपने उत्पाद को बेचना पड़ता था, तो उसके तहत उन्होंने एक, चाहे ई एग्रीकल्चर ट्रेडिंग के माध्यम से, चाहे वन नेशन वन मार्केट के माध्यम से किसान को अपने उत्पाद को बेचने की स्वतंत्रता दी। दूसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट था। देखिए, किसी भी चीज़ का विरोध या पक्ष हो सकता है। कुछ लोग किसी के मेरिट्स में बात करते हैं, कुछ डिमेरिट्स में बात करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ अनिवार्य न हो तो उसका विरोध करने का मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन सुबोध जी, आप जो बात बता रहे हैं ये तो आप लोग किसानों को कई बार समझा चुके हैं, वो तो मानने को तैयार नहीं है। नैरेटिव जो अब सेट हो गया है वो ये है कि अब किसान कानून को वापस लीजिए, नहीं तो नुकसान होगा। इस विरोध के पीछे किसान कानून कहीं नहीं है, इसका हिडन एजेंडा है। वो हिडन एजेंडा है अपनी राजनीतिक जमीन बनाना। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन खत्म हो गई, इस बहाने कांग्रेस अपनी जमीन बनाना चाहती है। आप नई नई पारी की शुरुआत कर रही है, अपनी जमीन बनाना चाहती है। और कुछ दो जो राजनीतिक ऐसे घराने हैं जिनका पूरी तरह से कब्जा था एक्सपोर्ट पे, जो पूरा किसान के उत्पाद को कम दामों में लेकर और उसको एक्सपोर्ट किया करते थे, उनको अपने कॉमर्शियल इंटरेस्ट पर कहीं ना कहीं कुठाराघात लगा, और उन्होंने धर्म के आधार पर भी कई जगह आपने देखा कि धर्म, ऐसा लगता था कि धर्म के आधार पर लोगों को तोड़ा जा रहा है। कहीं पर ये, क्योंकि आपने शुरुआत में आप जाएंगे तो ये आंदोलन पंजाब, उत्तराखंड की तराई और फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद राजनीतिक जमीन बनाने के लिए सो कॉल्ड किसान नेता में टिकैत, ये इसमें कूदे। बाकी देश के दूसरे राज्यों में कहाँ आपने किसान आंदोलन का प्रभाव देखा? ये अपने आप में इस बात को दिखाता है कि किसानों को गुमराह करके कुछ लोग अपनी जो कॉमर्शियल एम्पायर है उसको बचाना चाहते हैं, और कुछ लोग अपनी खोई हुई जमीन को खोना चाहते हैं। उनका हिडन एजेंडा कुल मिला करके किसान के कंधे पे बंदूक रख के अपने फायदों को टटोलना है। आपके 4 जिलों में कई सीटें ऐसी हैं जहाँ किसानों का प्रभाव है, उनका सबस्टेशनल वोट है। ये क्या आपको हिट करेगा बीजेपी के चुनाव में? देखिए, मेरा मानना है कि ये जब आपको किसी दूसरे कारणों से आपको भड़काया जाता है और आपकी भावनाओं से खेला जाता है तो कुछ समय तक तो इसका प्रभाव रहता है, लेकिन अल्टीमेटली जब इस चीज़ों के परिणाम या दुष्परिणाम सामने आते हैं तो तदनुसार फिर आदमी का माइंडसेट बनता है। तो कृषि के क्षेत्र में जिस तरह से हम लोगों ने तमाम रिफॉर्म्स किए हैं, आप देख रहे हैं कि इस राज्य में एग्रीकल्चर सेक्टर में पिछले 5 वर्षों में हमने उत्पादकता 14% बढ़ाई है। 15% हमारी कृषि भूमि राज्य बनने के बाद कम हुई, उसके बावजूद 14% से ज़्यादा हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उत्पादन में हम लोग आगे बढ़े। और इसके पीछे बहुत स्पष्ट है, उत्पादकता बढ़ने 2 ही चीज़ें बढ़ती है, अच्छा इनपुट मिले, बेहतर मैनेजमेंट हो, तो इससे उत्पादकता बढ़ती है। और मार्केटिंग के लिए उसके बाद दूसरा यह कि आपने उसको पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटीज में क्या दिया। तो इन सभी सेक्टर्स में हमने पिछले 4-4.5 साल में बहुत अच्छे काम किए हैं, जो किसानों को ये संदेश देने में हमारी सरकार सफल हुई है कि सरकार किसानों के साथ दोस्ताना है। तो सर, हरीश रावत ये कहते हैं कि कोदा, झंगोरा, मंडवा, उसकी जो ब्रांडिंग मैंने की वो बीजेपी नहीं कर पाई, उनकी ब्रांडिंग का फायदा आप लोगों को मिलता है। आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है उत्तराखंड गवर्नमेंट का पिछले 4-4.5 सालों जिसका आपने ब्रांडिंग की हो? देखिए, हरीश रावत जी क्या बोलते हैं, इसको मैंने कई बार कहा है कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है उन बातों पर ध्यान देने की। 75 आ गए हैं और ऐसी उम्र में आदमी उल्लू बातें किया करता है, और उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिससे लगता है कि हरीश रावत जी बुढ़ापे की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हरीश रावत जी ने
जरूर गाल छाल और कोदा झंगोरा ये खिचड़ी ये बातें की, लेकिन छोटे तबके के लिए कुछ नहीं किया। अगर किया तो शराब माफियाओं के लिए किया, अगर किया तो ये आपका खनन माफियाओं के लिए किया, और किया तो ट्रांसफर को एक उद्योग बना करके जिसने राज्य को लूटने का काम किया। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कि हरीश रावत जी के खाते में कोई उपलब्धि है। सर एक बार फिर से हरीश रावत पर लौटते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो लोकल अनाज से, कोदा झंगोरा माल्टा से बियर बनवा रहा था, शराब बनवा रहा था, उससे लोकल जो प्रोडक्ट था उसकी कीमत बढ़ रही थी, किसानों को सीधा फायदा पहुंच रहा था। इसमें नुकसान क्या लगता है? अच्छा देखिए, कहना तो बहुत आसान है। क्या आप बैठ के मंडवे की शराब बना के बेचना शुरू कर देंगे? ये हरीश रावत जी ने मंडवे की शराब बेच के बना करके बेचने का काम किया है। आपको प्रोसेसिंग फैसिलिटीज क्या आपने दी है? आपको आज हम 1591 यूनिट्स इस राज्य में भारत सरकार ने हमें दी, जिसमें हम 35% सब्सिडी के माध्यम से किसान को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हमने 13 जिलों के लिए अलग अलग एक जनपद के लिए एक उत्पाद को चयनित किया है, और उस उत्पाद के लिए 35% सब्सिडी पर हम लोग 1591 यूनिट पे काम कर रहे हैं। इसके लिए मेरा प्रयास तो ये भी है, हमने भेजा है वित्त विभाग को भी प्रस्ताव, 35% भारत सरकार की, 25% टॉपअप के लिए मैंने स्टेट से भेजा है, क्योंकि भारत सरकार की जो स्कीम में 35% सब्सिडी में वो कैपिंग है 10 लाख अधिकतम, तो मैंने उसमें 25% का सब्सिडी राज्य सरकार से 7 लाख की कैपिंग करके भेजा है। अगर ये हो गया तो निसंदेह 1591 प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर हम इस राज्य के किसानों की, जो नौजवान हैं, जो इस राज्य के उत्पाद जो रॉ मटेरियल उसके माध्यम से एक प्रोसेसिंग के सेक्टर में वैल्यू एडिशन करके जहां किसानों को फायदा मिलेगा वहां नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अच्छा मतलब ये एक चीज़ बताइए, आपने अपनी राजनीति का बहुत लंबा समय कांग्रेस में बिताया है। 2016 में जब बगावत हुई आप भी उसमें शामिल थे, आज आप बीजेपी के मंत्री हैं, 21 में फिर चुनाव हो रहे हैं। कई विधायक आपकी पार्टी के प्राइवेट में बातें करते हैं, मंत्री भी बातें करते हैं कि हमें आज भी बीजेपी अपना नहीं समझती है। आपके केस में ऐसा है? देखिए, मैन टू मैन डिफर करता है। कारण कुछ लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं उतना जनरेट कर पाए, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग पहले के भारतीय जनता पार्टी में जो डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि किसी को अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उनको किल होते हुए दिखाई दिया, और किसी को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ये कमियां दिखाई दी। लेकिन मेरा मानना यह है कि देखिए, कभी भी आप किसी नए घर में जाएंगे, लड़की शादी होकर आती है, बहू बन के आती है, तो उसको दूसरे घर के हिसाब से टाइम लगता है, लेकिन अल्टीमेटली उस घर का वो सदस्य बन जाती है, और उस घर के सारे महत्वपूर्ण निर्णयों में उस घर की बहू की भूमिका होती है। तो इस भावना से अगर आदमी काम करेगा तो मैं समझता हूँ ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। कांग्रेस के नेता लगातार क्लेम कर रहे हैं कि कुछ लोगों की घर वापसी हो जाएगी, आप मुतमईन हैं इस बात से? क्या आप डूबते हुए जहाज में बैठना पसंद करेंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप डूबते हुए जहाज में बैठना पसंद करेंगे? लेकिन कांग्रेस तो कह रही है हमारी सरकार बन रही है। देखिए, 1-2 चीजों में कभी रोक नहीं रही। आपको सपने देखने में कोई रोक नहीं है, और आप कितने बड़े लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़े, इस पर भी रोक नहीं है। अब आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, या जो आपने सपना देखा उस सपने को आप धरातल पे ला सकते कि नहीं ला पाते, ये डिपेंड करता है आपकी क्षमताओं पे और आपकी जनता पे परसेप्शन पे। आज क्या है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, राज्य में कांग्रेस की क्या हालत है, अंतर कलह में जूझ रही कांग्रेस। तो यही एलिगेशन तो बीजेपी में भी लगते हैं, 3 सीएम बदल दिए, सूतना कपास और लट्ठम लट्ठा, ये आज कांग्रेस की स्थिति। नहीं देखिए, एक चीज बताइए, आप कांग्रेस में भी जब सरकार में थे उस समय भी 2 मुख्यमंत्री बदले गए, विजय बहुगुणा गए, हरीश रावत आए, इसी सरकार में भी 3 बदले गए। मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए, मैं आज भी कहना है, देखिए, क्षेत्रीय दलों में अगर वो बिना आइडियोलॉजी के कुछ लोगों का जमावड़ा है, वहां हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन से असर पड़े। लेकिन राष्ट्रीय दल जो है, जब हम 2017 का चुनाव लड़े थे या 2012 का चुनाव लड़े थे, मैं दोनों ही परिस्थितियों में जा रहा हूं। 2012 में किसी के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी थी, लोगों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को, नीतियों को और मैनिफेस्टो को समर्थन दिया था। उसी तरह 2017 में भारतीय जनता पार्टी किसी नेतृत्व में नहीं लड़ी थी, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को, कार्यक्रमों को और जो चुनाव घोषणा पत्र था उसको देख करके अपना समर्थन भाजपा को दिया। अब नेता चेहरा बदला जरूर, नीतियां वही हैं, कार्यक्रम वही हैं, मैनिफेस्टो वही है, और उसी का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
सर जब आप सेकंड वेव आई थी तब तीरथ रावत मुख्यमंत्री थे और आप सरकारी प्रवक्ता थे। आपने स्वास्थ्य को लेकर तमाम तरह से व्यवस्थाएं बनाई, फिर पुष्कर धामी मुख्यमंत्री बने। तो यह है कि सुबोध उनियाल स्वास्थ्य मंत्री बनना चाहते थे, नहीं मिला विभाग, थोड़े नाराज भी हुए आप। और ये भी था कि सबको कुछ मिला, सतपाल महाराज को मिला, हरक सिंह को मिला, आपको कुछ भी नहीं मिला। पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने कहा कि बनना चाहते थे, ये तो मैंने मेरे ख्याल से कहीं आपको अगर कहीं दिखा दें ऐसा बयान कि मैं बनना चाहता था। देखिए राजनीति में नहीं, आपके साथियों को कुछ ना कुछ विभाग मिला, आबकारी। देखिए ये सवाल ये है कि जब आप सरकार में जो राष्ट्रीय दल है उनका दो तरीका से निर्णय होते हैं। स्थानीय स्तर पर जो नेतृत्व दे रहा वो अपने एक तैयारी करके अपने हिसाब से सूची बनाता है, फिर उस सूची पे अंतिम मोहर केंद्रीय नेतृत्व की लगती है। अब इसमें कोई इफ एंड बट करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। बड़ा विभाग, एक ही विभाग, कृषि विभाग। मैंने कहा इस पे कोई कमेंट करना उचित नहीं है। मुझे जब भी जो जिम्मेदारी मिली है ये मिलेगी, उसका निर्वहन करूंगा। हरक सिंह कहते हैं कि 2016 में जब हम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे तो मैं एक ही टारगेट से आया था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मंत्री तो मैंने सोचा नहीं था, मैं मंत्री ऑलरेडी था। देखिए मैंने आपसे मैंने कुछ देर पहले कहा था ना, सोचना हर व्यक्ति का अधिकार है। भारत देश तो ऐसा देश है जहां अभिव्यक्ति की अपनी अभिव्यक्ति को कहने में कोई रोक टोक नहीं है। अब और मैं आज भी बच्चों को भी कहता हूं कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, मैं स्कूलों में जाके कहता हूं कि अगर जिंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो बड़े लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ो। आपका क्या टारगेट था? लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए। अब उस लक्ष्य के प्रति आपके अंदर डिवोशन कितना है, उस लक्ष्य के प्रति आप पॉजिटिविटी के साथ सकारात्मक सोचा चलते जाइए। बाकी तो भैया डेस्टिनी से ऊपर कुछ नहीं होता। बीजेपी में एक माना जाता है कि कांग्रेस से जितने भी लोग बीजेपी में आए उसमें सबसे अधिक अगर बीजेपी की रीति नीति में किसी ने पैचअप किया तो सुबोध उनियाल। देखिए सवाल ये है, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनता अगर जब हमें जिम्मेदारी देती है तो हमारा कर्तव्य है कि अपनी जो जनता ने हमें जिन अपेक्षाओं के साथ जिम्मेदारी दी है उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व उसमें डाल करके अपने सम्मान को भी बचाएं और जनता की अपेक्षाओं को पूरा करें। और मैं उसी उद्देश्य से, खासकर मुझे जिंदगी में 3 बातों ने प्रभावित किया कि कोई भी व्यक्ति आपके पास 3 कारणों से आता है, भाव, अभाव और प्रभाव। अगर कोई आप में भाव से आया है तो आप भी उसको भाव दीजिए। भाव मेरा मतलब है अगर कोई आपसे अटैचमेंट रखता है तो आप भी अटैचमेंट दीजिए। अभाव में आया है तो यथाशक्ति उसकी मदद कर दो, और प्रभाव में आया तो ऊपर वाले का धन्यवाद दो कि उसने आपकी हैसियत, आपकी औकात इतनी बनाई कि कोई आपके प्रभाव में आपके पास आ रहा है। तो इनको मूल मंत्र मानते हुए मैं अपनी राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ता हूँ। सर देवस्थानम बोर्ड में टिहरी के मंदिर शामिल हुए और त्रिवेंद्र रावत ने हमारे प्रोग्राम में ये बात कही, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, कि जिन मंत्रियों को अगर बात बुरी लग रही थी तो मेरे सामने कैबिनेट में सामने विरोध करते, अब पीठ पीछे वो बातें कहते हैं कि इसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं। देखिए इसका जवाब बेहतर होगा कि मैं त्रिवेंद्र जी ही जब मुझसे जवाब मांगे तो मैं दे दूंगा। सर एक अंतिम सवाल है, पिछले बार जब चुनाव हुए थे 2017 में तो 57 सीटें जीती थी बीजेपी और उत्तराखंड की हिस्ट्री में सबसे बड़ा टारगेट है। बीजेपी इस बार बोल रही है 60, क्योंकि आप बड़े प्रैक्टिकल पॉलिटिशियन रहे हैं, आपको क्या लगता है बीजेपी कितनी सीट जीतेगी? देखिए हम लोगों ने जिस तरह से काम किया, जो टारगेट तो निश्चित रूप से 60+ का है और हम 60+ को ही फोकस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब प्रश्न ये है, देखिए कई बार विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में मतदाता पार्टी की नीतियों को ज़्यादा तवज्जो देता है। विधानसभा चुनाव में पार्टी की नीति और कार्यक्रम और मैनिफेस्टो के साथ साथ जो आपका उम्मीदवार है उसके प्रति क्या परसेप्शन लोगों का है, उसकी जो पब्लिक के प्रति उसकी क्या अपनी जवाबदेही है, और उसकी पर्सनालिटी क्या है। तो ये ओवरऑल पर्सनालिटी को लेकर के लोग, ये बहुत बड़ा इसमें मैं समझता हूँ उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। विधानसभा चुनाव में छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, तो मेरा ये मानना है कि 60 सीटों के टारगेट पर हमें 60 ऐसे लोगों को सामने लाकर जब हम लाएंगे तो निसंदेह 60+ के टारगेट को प्राप्त करेंगे। जी बहुत धन्यवाद। तो ये थे उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक तो कृषि आंदोलन का उत्तराखंड की राजनीति पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, दूसरा अगर बीजेपी कुछ अगर चेंजेस करे शायद तो उसको यहाँ प्रोस्पेक्ट अच्छा भी मिल सकता है। कानपुर के फजलगंज थाना इलाके